परिंदों में जान उतनी ही होती है जितनी उनमें डाली जाती है, और ख्वाहिशें पूरी उतनी ही होती हैं जितनी पाली जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका भाई अंकित आपके लिए लेके आया हूँ एडवांस मैथ्स की नेक्स्ट क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 3-4 क्लासेस में एडवांस मैथ्स को जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स है उसको हमने इतने अच्छे से पढ़ा है, उसकी थ्योरी को इतने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। अब हम सिर्फ क्वेश्चंस लगाते जाएंगे। अगर आपने वो क्लासेस ना देखी हो तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ जाके आप उन क्लासेस को देख लीजिए और अपने सपनों की उड़ान को और ज़्यादा बड़ी कर लीजिए, क्योंकि हम इतना ऊपर तक उड़ने वाले हैं जितना आपने सोचा तक नहीं होगा। तो आज हम करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू, और उसके लिए मैं कर देता हूं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा। देखो भाई, जैसा कि आपने पढ़ लिया था, हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए भी थे, तो अगले क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज अ राइट एंगल। बना दो भाई, ऐसे करके हमने बना दिया भाई कि ये एंगल हमारा A, B और C है, ये एंगल हो गया जी B। ठीक है। नेक्स्ट भाई साहब कह रहे हैं कि AC इक्वल्स टू 5, AC 5 लिख दी। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D जो है वो मिड पॉइंट है, यानी बराबर हिस्सों में बांट दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ BD। आप सभी को पता है अगर हमारी BD इसकी आधी है, मतलब कि अगर बीच में पॉइंट मार रहा है तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी सर, उसकी लेंथ जो है हमारी इसकी आधी हो जाएगी, यानी ये 5 है तो ये भी 2.5, ये भी 2.5 और ये भी 2.5 हो जाएगी। क्लियर है, यानी ये तीनों के तीनों इक्वल हो जाते हैं। आंसर क्या आ जाएगा 2.5। हमने किया था थियरी में, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस की स्पीड थोड़ी सी तेज इसलिए रखेंगे क्योंकि सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स की क्लास की हमें बहुत सारे दिन हो गए हैं, और ये सारी की सारी चीजें ना हमने रिवाइज की हैं, रिवीजन कर ली हैं, किसमें, थियरी पोर्शन में। तो आपको थियरी अच्छे से डेली डेली पढ़नी है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, अपनी ट्रायंगल है ABC। बस ये चीज देख लो, ये ट्रायंगल होगी ABC। ये चीजें कहाँ जा रही हैं भाई, राइट एंगल किस पे है, B पे, यानी A है, ये B है और ये C है। AB 9 है, BC 40 है। अब एक बात बताओ, 9 40 का क्या बनता है, मैंने याद करवाया था 41। ठीक है, अब कह दिया BD जो है परपेंडिकुलर है इसी पे, यानी ये जो BD है ये इस पे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि BD की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर इंटू बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, यानी कि 9 इंटू 40/41। डायरेक्ट आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, यानी आंसर हो गया C। क्लियर, बिल्कुल। अगर मिड पॉइंट होता तो 41 का आधा हो जाते तीनों। अगर है हमारा ये 90 डिग्री का, तो आंसर क्या हो जाए 9 इंटू 14/41। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है जी इन अ ट्रायंगल ABC साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू D एंड E। ओके, एक्सटर्नल एंगल DBC और BCE बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखो, जब भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट करें तो याद रखो वो बनता है हमारा एक्स सेंटर, यानी कि ये कुछ ऐसा मामला होगा, हमें पता है ये सिर्फ ऐसा ही मामला हो सकता है और कहीं हो भी नहीं सकता कि ये और ये यहाँ पर कट करें। और कह रहा है A की वैल्यू 70, यानी ये अगर 70 है भाई साहब, आप सभी को पता है ये होता है 90 माइनस A/2, यानी कि 90 माइनस 70/2। 70/2 होता है 35, और 90 में से 35 गए, कितने हो गए, 90 में से पहले 30 घटाओ 60, और 60 में से फिर से 5 घटा दो 55। क्लियर है, और हमें पता भी है 90 में से 35 गया, आखिर में 5 आएगा, और आखिर में 5 इसी ऑप्शन में है। बात समझ में आई, आ रही है ना सारी चीजें। ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चंस आपके ना पेपर में आने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है सारी चीजों को। अगला कह रहा है AB और AC को प्रोड्यूस कर दिया D और E तक, फिर एक्सटर्नल एंगल्स को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। इसका मतलब फिर से सेम टू सेम बात, हमने क्या बोला, ये एंगल्स को ऐसे कर दिया, बाइसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्ट करने पर हमें पता है एक्स सेंटर बनेगा। अब की बार BOC की वैल्यू दे दी, यानी इसी की वैल्यू 40 दे दी,
पूछ ली वैल्यू इसकी ए की कि बताओ ए एंगल क्या होगा, फाइंड दी एंगल ए। आप एक बात बताओ, इसको क्या मैं लिख सकता हूं कि ये 90 माइनस 50 है, बिल्कुल, और मेरे को पता 50 तो 100 का आधा होता है, और क्या इसमें ए यही है, बिल्कुल है जी, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। क्लियर है, मतलब हम ये बोलेंगे पेपर में, हम डायरेक्ट यही करेंगे कि 90 माइनस ये क्या है 50, और 50 किसका आधा है 100 का, तो आंसर क्या हो गया 100। क्लियर। वैसे आप अगर करते तो आप बोलते सर मैं तो ना ये बोलूंगा कि ये 40 जो है ना ये 90 माइनस ए बाई 2 की वैल्यू है। 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए बाई 2 की वैल्यू 40। ए बाई 2 इस साइड आ गया इक्वल टू 90 में से 40 गया 50, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 डिग्री। क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मन पसंदीदा यही मेथड है, आप ऐसे ही करें कि आपको ना मुंह जुबानी हो जाए। 90 में से कितना घटाऊं 50, 50 किसका आधा 100 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, कह रहा है जी इन अ ट्रायंगल एबीसी साइड एडी इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी एंड साइड एई इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। बिल्कुल ठीक है सर, ये तो हमें पता है किस टाइप का क्वेश्चन है। ये कहना चाह रहा है कि एक तो आपका ये है परपेंडिकुलर और एक आपका क्या है एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। बी की वैल्यू अगर आपकी 75 है और सी की वैल्यू 30 है, क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था थियरी में? और अगर आपसे पूछता ये वाला एंगल, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों का डिफरेंस उसका मोड और आधा कर देना। 35 का आधा सर हर किसी को पता है ये 45 होगा, 45 का आधा पॉइंट में आंसर यही है। 45 का आधा होता भी 22.5 है। अगर आप मान के चलो मुंह भी कर सकते हो इसको, अगर ऐसे ऐसे एक परपेंडिकुलर हो और एक एंगल बाइसेक्टर, तो हमने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था थियरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, इन अ ट्रायंगल एबीसी, देखिए अर्थमेटिक से भी बहुत ज्यादा शानदार और जानदार होने वाला है अपना एडवांस मैथ्स। आप ना चुन चुन के करेंगे इसी की क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, और एक दे दिया एंगल बाइसेक्टर है, तो वही बात आ गई इसमें भी। हम क्या बोलेंगे कि भाई एक तो है इस पे परपेंडिकुलर, तो आपने परपेंडिकुलर डाल दिया। एक है जी एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया पूरे का। ठीक है, ये लग नहीं रहा होगा लेकिन है, मानना है आपको। बी की वैल्यू सर 50 दे दी, 50। डी ए ई की वैल्यू, यानी ये वैल्यू जो है अंदर ये 5 डिग्री दे दी। ये मान लो डी ये मिलेगा, ये है ना, डी ये मिलेगा, ए ये मिलेगा और ई ये है। डी ए तभी तो होगा, और ये बी और ये सी। क्लियर। तो आप एक बात बताओ, इसने कहा है कि ये एंगल बताओ, मैं कहूंगा कि 50 में से कुछ गया उसका आधा 5 है, तो 50 में से मैं कुछ घटाऊंगा तो उसकी डबल वैल्यू 10 होगी, तो 50 में से 40 आएगा। करके भी देख लेते हैं। हमें पता है कि 50 माइनस सी बाय में आधा, इसकी वैल्यू क्या होगी 5 डिग्री। तो 50 माइनस सी 5 टू जा 10, और सी इस साइड आ जाएगा, 10 उस साइड माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। हर कोई छोटा से छोटा बच्चा बता सकता है कि 40 डिग्री हो जाएगा। आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यार इतने अच्छे से थियरी करवाइए 3 से 4 क्लासेस में लग करके आपके साथ, तो आपको ना ये क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए। कह रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। आप बताओ, अगर मैं बोलूं कि मेरी ये ट्रायंगल है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, भाई साहब एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इस साइड को 2 हिस्सों में बांट देता है, कह रहा है ना बाइसेक्ट कर देता है अपोजिट साइड को। तो ट्रायंगल बताओ, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि इसमें क्या होता है एंगल बाइसेक्टर में, जो इसका और इसका रेशियो जो होता है वो इसका और इसका रेशियो होता है। अगर इनका रेशियो 1:1 है, तो क्या मैं कह सकता हूं इसका भी रेशियो 1 होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, इनका मतलब इसका और इसका रेशियो 1 होगा। और कोई भी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल हों, तो वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी आइसोसेलेस। और ये मैंने बताया भी था आपको थियरी में कि आइसोसेलेस में क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो आम सामने की साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। क्लियर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही आने वाले। थियरी इतनी बढ़िया तरीके से हमने जानदार तरीके से कर रखी है, देखो जानदार भी और शानदार भी। अब बताओ ये वाला भी करेंगे। मैंने क्या कहा, ध्यान से देखना भाई, स्पीड इसलिए पकड़ रहा हूं क्योंकि मैंने ये सारी चीजें करवाई हुई हैं। ये कह रहा है कि इसका और इसका जो रेशियो होगा ना, वही इसका और इसका रेशियो होगा, यानी 50 टू जा 30 है। तो क्या मैं कह सकता हूं, पहले ना आप क्वेश्चन को नोट कर लेना, फिर इसको फिगर को दोबारा बनाना सॉल्यूशन में, फिर करना। मैं कहूंगा 15 दूनी 30 है, तो 20 दूनी
40 होगा। अगर ये 40 है तो सरकार ये पूरा तो 60 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा 60 हो जाएगा। क्या मैंने बता रखा है? बिल्कुल। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सीपीओ में सिर्फ और सिर्फ आपकी 5 से 6 सेकंड लेंगे अगर आपने थियोरी अच्छे से पढ़ी हुई है। नेक्स्ट देख लो भाई, 4 और 3 का रेशियो यहां है तो 4 और 3 का नीचे होगा, यानी 4 और 3 का रेशियो यहां, 4 और 3 7, और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कह रखी है 21, ये लाइन 21 दे रखी है, 7 या 21, तो क्या मैं कह सकता हूं ये वैल्यू 4 तिये 12 होगी जी, 4 तिये 12। तो हमें पता है ये 12 होगी। अगर ये पूछ लेता तो हम कहते 3 तिया 9, ये 9 हो जाती। क्लियर है? तो ये आंसर हो गया 12। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट फिर बाहर निकलने वाला हो गया। देखो इन क्वेश्चंस को ज्यादा ना हवा देनी नहीं है, इनको ज्यादा जितनी हवा देते हैं ना उतनी ज्यादा हवा ले जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपने देखना इसका और इसका रेशियो क्या है। मैंने कहा कि यहां से यहां तक का रेशियो है 6 और 36 है, मतलब 6 पंजे 30, यानी इसका और इसका रेशियो भी 1 और 5 का होगा। 6 पंजे 30, इसका 1 है, ये पूरी लाइन क्या होगी 5। आप बताओ 1 पंजे 5 है तो ये टोटल 5 था, तो ये तो 4 ही बच गया, तो 4 पंजे 20 आ जाएगा। देखो एक बार और बताऊंगा, ध्यान से देखना है। दोबारा देखो, मैंने कहा इसमें क्या होता है, बार वाले में इसका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, यहां से चलेंगे इस पूरे का और इस पूरे का रेशियो होगा। ठीक है, तो इसका रेशियो है 5 और 1 का, तो यहां ये पूरा तो हो गया 5, ये हो गया सिर्फ 1। अगर मैं 1 पंजे 5 कहूं तो 5 5 25 हो जाएगा, और 25 में ये सिर्फ 20 रह जाएगा। या फिर 1 पंजे 5, तो ये तो 4 ही रह गई, तो 4 पंजे क्या हो जाएगा 20, ये 20 आ गया। करेक्ट, बहुत ही आसान है भाई, मावे की तरह खा जाएंगे इन क्वेश्चंस को हम। ठीक है, जैसे आपने देसी बर्फी खाई होंगी, देसी बर्फी, चलो अरे मावे वाली भाई, देखो यहां भी यही होना है। हम क्या करेंगे, इसका रेशियो क्या है 40 और 10 का, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर बाहर से है तो इसका और इसका रेशियो भी क्या होगा 4 और 1 का। मैं कहूंगा सर ये पूरा 4 है और 1 वो है, तो 3 तो ये बच गया, तो 3 की वैल्यू है 20 से मल्टीप्लाई है, तो 1 की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी आ जाएगी 20, और 20 आंसर ये है। क्लियर है? बहुत ही आसान, इतना आसान तो भाई साहब हलवा बनाना भी नहीं होता जितना हमने इन क्वेश्चंस को बना दिया है। करें अगला, देखो अ लेडर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। आप सोच रहे होंगे ये क्या क्रैश कोर्स सा चल रहा है। भाई साहब इतनी बढ़िया थ्योरी पढ़ने के बाद ना क्रैश कोर्स ही चलता है। और मैं कह रहा हूं जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जिस दिन सीपीओ का, जिस दिन सीएचएसएल और ये अपने सीजीएल के मेंस है ना, मैं आपको सिर्फ एक दिन में, पूरे दिन में अर्थमेटिक की एक वीडियो डालूंगा जो हमारी 4 से 5 घंटे की होगी, और 4 से 5 घंटे की एडवांस मैथ्स की डालूंगा जिसमें सारी की सारी ये चीजें क्लब कर दूंगा, और ऐसा क्रैश कोर्स बिठाएंगे ना पेपर के पास, आप बोलोगे बस मजा आ गया। चलो भाई क्वेश्चन देखो, अ लेडर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक भाई हमारी क्या है लेडर, यानी कि सीढ़ी 17 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब लेडर जो होती है ना वो ऐसे सीधी नहीं खड़ी होती है, ऐसे टेढ़ी खड़ी होती है। तो रीचेज अ विंडो विच इज 8 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। मान के चलो ये आपकी 8 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड क्या है, एक विंडो है। ठीक है, ये हमारी सीढ़ी यहाँ रखी है, और कितने की है सीढ़ी, ये है जी 17 सेंटीमीटर, 17 की कर दी। ओके जी, नेक्स्ट जो कहता है above the point on one side of the street, keeping its foot at the same point। इसका फुट तो इसी साइड रखा, बस क्या कर दिया, the ladder is turned to the other side of the street to reach a window 15 सेंटीमीटर हाई। इसका मतलब ये कह रहा है उसके फुट को आप सेम पॉइंट पे रखिए और लेडर यानी सीढ़ी को टर्न कर दीजिए दूसरी साइड, और जो कि 15 सेंटीमीटर हाई पे क्या जाती है, ये विंडो तक पहुंचती है। आप बताओ यार, अगर मेरी विंडो ये 15 सेंटीमीटर है तो ये तो लेडर तो 17 की 17 ही रहेगी। बिल्कुल, बताओ फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, यानी यही तो विड्थ है स्ट्रीट की। भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन मैंने अपने सपने में भी नहीं देखा। मैं बोलूंगा सर 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, क्योंकि ये जो लंबाई है ना, ये जो खड़ी होती है ये हमेशा खड़ी होती है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो 8 15 17 का बनता है 8 15 और 17 का। क्या मैंने आपको बताए थे ट्रिपलेट भी निकालने, इसका आधा करो, आधे का स्क्वायर -1, आधे का स्क्वायर
+1 ये 15 हो गया और ये 17 हो गया। तो ये 15 8 15 17 और इस साइड क्या होगा 17 और 15 तो दे दिए तो 8 ये बच गया। तो 8 और 15 जोड़ के आपका 23 आ जाएगा। भाई साहब खीर बना दी खीर। ठीक है लिख लो। इतने आसान क्वेश्चन जो देखने में इतने बड़े लगते हैं लेकिन फिर भी हमने इनको बिल्कुल क्रश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार पॉज करके इनको उतारते रहना, बस उतारने में टाइम ही लगेगा, आपको समझने में टाइम नहीं लगने वाला इस क्लास में। देखो भाई इन सेंटर, वाह जी वाह, हमने पढ़ा था कि इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ, हमने पढ़ा था भाई इन सेंटर यानी इन कोई भी ट्रायंगल हो भाई इन सेंटर हमेशा ही अंदर लाई करता हर एक ट्रायंगल के, यानी इन सेंटर ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एवरी ट्रायंगल, चाहे वो इक्विलेटरल हो चाहे आइसोसेलेस हो चाहे राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा क्या होता है ये इन सेंटर एवरी ट्रायंगल के इंटीरियर में होता है। हो जाएगा, लगा दो। नेक्स्ट इन ट्राइंगल एबीसी द मीडियन बीई इंटरसेक्ट एसी एट ई। ठीक है एक ट्राइंगल है आपकी और जब भी भाई ना कोई भी चीज पढ़े कोई एक मीडियन दे, मैं आपको बस यही बात समझाना चाहता हूं इससे इस क्वेश्चन से, अगर एक मीडियन दिया तो ऊपर से मार दो चाहे वो किसी साइड पे हो, अगर दो मीडियन दे यहां से और यहां से मारो बस। अगर मीडियन बीई दिया ना तो इस पॉइंट को बी ले लो, अपने आप ये ए बी और ये सी हो गए, तो मीडियन बीई ये हो जाएगा। अगर मीडियन है तो ये बराबर हिस्सों में बट गए और जीई की वैल्यू 10 दी है। आप एक बात बताओ यार जी तो यहाँ पे होगा ना कहीं, बिल्कुल जी क्या होता है सेंट्रोइड, लिख भी रखा जी सेंट्रोइड, बीई पूछ लिया क्या होगा यार। छोटे भाई एक चीज बता दो, जीई की वैल्यू 10 दे दी, क्या आपको पता है ये 2 और 1 में बांटता है रेशियो? क्या आपको पता है कि ये 2:1 में बांटता है? अगर 1 की वैल्यू 10 है तो टोटल हमारी 2 और 1 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 2 की वैल्यू 20, तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। बस मैं तो कह रहा हूं आप 2 की वैल्यू 20 मत रखो, आप क्या रखो 1 की वैल्यू 10 2 की वैल्यू 20 या फिर कह दो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। क्लियर है, नोट कर लो एक बार। आधा घंटा। बात समझ में आई कि नहीं? कितना आसान बना दिया हमने। चलें अगला क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी, बीई फिर इंटरसेक्ट कर रही है सी को ई पे यानी मीडियन है। भाई साहब कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, अगर एक मीडियन है ना सर, अगर एक मीडियन है तो आप कुछ भी मत करो, इसको ये बी और ये ई हो जाएगा, ये ए और सी हो जाएगा, मीडियन है तो बीच में बांटेगा और सेंट्रोइड इसी लाइन पे होगा क्योंकि सेंट्रोइड ही आपका क्या बनाता है मीडियन से बनता है। क्लियर, ठीक है। तो ये रेशियो जो है ना आपका, ये जो आपका रेशियो है ये 2:1 होगा। कहे क्या रखा है बीई की वैल्यू 45, भाई पूरे की वैल्यू 45 दे दी। अगर मैं इसको इस साइड ना लिखूं, मैं इसको लिख देता हूं इस साइड 2 और 1 3, इस साइड लिख दूं, ठीक है जी। 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 45 है यानी 15 से मल्टीप्लाई है, तो बीजी पूछ लिया जी, बीजी की वैल्यू क्या होगी 15 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 15 दूनी 30। अगर नीचे वाला पूछने लग जाए तो 1 गुना 15 15 हो जाएगा, 30 और 15। भाई इससे आसान क्वेश्चन आपने देखे हैं क्या? एग्जाम में आएंगे आपके 100%। नेक्स्ट मीडियन बीई इंटरसेक्ट करता है। मैंने हर टाइप के एक एक चीज इसलिए ली है, एक एक क्वेश्चन नहीं लिया, ये इसलिए नहीं लिया आपके लिए ताकि आपको कहीं और से प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन ना उठाने पड़े, सिर्फ आपके नोट्स ही सेल्फ सफिशिएंट हो। ये बीई हो गया, यहां पर मारेगा जी, मेरे को पता है 2:1 होगा और बीजी की वैल्यू 10 है। एक बात बताओ मेरे दोस्त, 2 पंजे 10 है, पूछा क्या है बीई बता दो यार। 2 पंजे 10 है तो टोटल तो 3 है, तो 3 पंजे क्या हो जाएगा 15। ऐसे भी बोल सकते हो या फिर आप बोल दो 1 पंजे 5, तो टोटल 10 और 5 15 हो जाएगा। क्लियर है, या फिर 2 और 1 ये 3 है ना, 3 की वैल्यू 15। नेक्स्ट करें, ये आपके सारे के सारे टाइप वाइज क्वेश्चंस कवर होते जा रहे हैं अभी। अब बताओ ये वो वाले क्वेश्चन हो गए जो कहते थे कि हम ना सर अगर मीडियन है, अगर सेंट्रोइड वाला केस है तो सेंट्रोइड क्या करता है बराबर हिस्सों में बांटता है। एक बार क्वेश्चन को नोट करो, इसी में करवा दूंगा, आंसर आ जाएगा। हमें पता है अगर ये मिड पॉइंट है
तो क्या आप कह सकते हो कि अगर ये 10 है तो ये भी एरिया 10 होगा, तो टोटल की वैल्यू, टोटल फुल एरिया पूछ रखा भाई साहब 20। आपके लिए बनाए, देखो लिख के बनाए हुए हैं, कितने शानदार। फाइंड फुल एरिया, फुल एरिया भाई, फुल एरिया यानी एरिया ऑफ द फुल ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देख लो कितने पार्ट हो रखे हैं, 15 ये है और 3 पार्ट हैं, तो फुल एरिया बताना है तो क्या हो जाएगा 15 ये 45, यानी ये भी 15 और ये भी 15। आपको क्या देखना, बस बीच में क्या हो, जी, जी यानी सेंट्रॉइड, ये जी है, जी, जी नहीं है, जी है। चलें, चलो भाई, कि ओहो यार इसमें 7 है और 4 पार्ट हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा 7 चौक 28। ऐसे चुटकियों में चुटकी बजाते आपका आंसर निकलना चाहिए भाई। मैं कह रहा हूं 100% लिख के ले लेना, पेपर में आएंगे। नेक्स्ट कह रहा, पर आपको बस ये समझना पूछ क्या रखा है, कहीं कुछ पूछ रखा और कुछ लगाया हो। यहां इसका एरिया 5 दिया, कह रहा है एरिया ऑफ BDGF बताओ, तो BDGF कहां है, देखो जी BD ये है, फिर G तक जाओ, फिर F तक जाओ, बंद कर दो। मैं बोलूंगा ये 5 है, यहां का भी 5 होगा, यहां का भी 5। क्या BDGF में एरिया कितना आया जी 10, तो आंसर क्या हो गया 10। कहीं बोलो कि 6 पार्ट है, 5 का 30 आंसर में लगा दूंगा, नहीं भाई, पूछ क्या रखा आपकी बार, फुल एरिया नहीं, अब की बार BDGF पूछ रखा है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, करो भाई। धुआं उड़ा दिया जी, धुआं, गर्दी उड़ा दी, गर्दी। अब बताओ ये क्या मैंने आपको बताया था कि ये 1/4 इंटू 1/6 पार्ट है, या टोटल ये 1/24 पार्ट होता है फुल का। अगर पूरा आपका 96 है तो उसका 1/24 क्या होगा जी 4। आंसर क्या आ गया 4। लिख लो जी, नोट कर लो, बता रखे हैं सारी चीजें, इतने दिन हो गए, रिवाइज आपने करनी थी, अगर याद नहीं है तो पिछले पन्नों को पलट के देख लो। मैं नहीं कह रहा कि मैं सारी चीजों को अभी बता रहा हूं। देखो मैंने आपको बताया था कि ये एरिया ना, ये 1/4 इंटू 1/6 यानी 1/24 होता है पूरे का। अगर ये 96 है तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, नोट कर लो भाई। नेक्स्ट, वो पूरा का पूरा टाइप खत्म हो गया। अब कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC इफ 2 साइड्स आर 7 and 8 विच इज द थर्ड पॉसिबल साइड। आपको पता है सर C जो होता है ना वो A प्लस बी के सम से छोटा होता है, A माइनस बी के मॉडुलस से ये बड़ा होता है। तो यानी C जो होगा 7 जमा 8 से छोटा और 7 माइनस 8 के मोड से बड़ा, यानी C बड़ा हो जाएगा जी आपका 1 से, छोटा होगा 8 और 7 15 से। बराबर नहीं है जी, 1 और 15 भी नहीं होगा। देखो 1 और 15 भी नहीं होगा, कहीं ये लगा दो, क्यों, ये उससे बड़ा और इससे छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा जी। 18 तो इससे बाहर है। हम बोलेंगे, देखो मुंह जुबानी भी करना हो तो हम बोलेंगे इनका डिफरेंस कितना 1 से लेकर के 7 और 8 15 के बीच में चीज कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ 14, वो आंसर है। ये तो जी मेरी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखवाना, ताकि आपकी कॉपी इतनी सजी हुई हो, धजी हुई हो, मजा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 एल्टीट्यूड, अच्छा अब की बार बात है जी एल्टीट्यूड की, ध्यान देना है। क्या मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि आपका H3 एल्टीट्यूड पूरी की पूरी डेरिवेशन करके दिखाई थी कि H1 H2 तो दोनों साइड लगा दो। वहां क्या होता है, एक के साइड H1 माइनस H2, एक के साइड H1 प्लस H2। अब याद रखना यहां नीचे होगा तो नीचे यहां माइनस में होगा और यहां प्लस में होगा। देखो ऊपर जब साइड होती हैं वो प्लस यहां होती है और माइनस यहां, लेकिन नीचे वाले में ये माइनस होगा, यहां प्लस होगा। कर दो जी H3 छोटा बड़ा कर दो, 2 एल्टीट्यूड दे दी 5 और 6, यानी कि इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई, इन्हीं दोनों की डिफरेंस, डिफरेंस को थोड़ा सा मोड में ले लो, यहां भी इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई, इन्हीं दोनों की प्लस, यानी मैं बोलूंगा कि H3 जो आपका होगा वो 6 पंजे 30/1 और 6 पंजे 30/6 और 5 11। तो क्या हम कह सकते हैं इसको कि H3 सर 30 और किसके बीच में 11 दूनी 22, यानी 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा। तो इसने पूछा है विच इज नॉट द थर्ड पॉसिबल एल्टीट्यूड, जो नहीं है। पहले हम देखेंगे जो इनके बीच में है, 2 से तो बड़ा और 30 से छोटा। देखो 2 से बड़ा ये है,
30 से छोटा ये है, तो कौन सा नहीं हो सकता? सिर्फ 40 ही है जो नहीं हो सकता। देखो ध्यान देना, नोट लिख रखा है, नोट तो 40 होगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं मानता कि आपने ये पढ़ा हुआ होगा। आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ है ना, देखो हाँ मेरे नोट्स में तो आपको पढ़ा हुआ मिलेगा ही, मेरे में तो मिलेगा ही, मैंने तो करवा रखा है, पूरी डेरिवेशन करवा रखी है, मना नहीं कर सकते आप, कर लो। क्या किया? H3 जो होगा 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा और 30 से छोटा, सिर्फ यही ऑप्शन ऐसा है जो नहीं है। नेक्स्ट करें, नोट कर लो एक बार वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट, इन अ ट्रायंगल ABC, हम आज ये मान लीजिए एक क्रैश कोर्स टाइप ही पढ़ रहे हैं और आपको जब मजा आ रहा है। इन अ ट्रायंगल ABC इफ टू एल्टीट्यूड्स आर 20 और 30 विच इज द थर्ड पॉसिबल पूछ लिया, तो कुछ नहीं करना सर। S3 क्या बताया मैंने, दोनों की मल्टीप्लाई करो, यहां दोनों का डिफरेंस कर दो, यहां कर दो दोनों का डिफरेंस, यहां क्या करो, दोनों की मल्टीप्लाई करो, और यहां क्या करो, दोनों का प्लस, तो प्लस कर देंगे सर। हाँ ये मोड में लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है समझ गया भाई, समझ गया। हाँ ये हो गया 20/600 बटे 10, ये 20/600 बटे 50। आपने बोला जी 50 से काटूंगा ना, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12 आ जाएगा, तो S3 यहाँ 12 से बड़ा और यहाँ 1 जीरो हटेगी 60 से छोटा, तो 12 और 60 के बीच में देखो ना तो 12 लेना है ना 60 लेना है, 12 और 60 के बीच में मैं बोलता हूँ जी 30 है और कोई है ही नहीं। कोई तो 12 से छोटा है, कोई 12 से छोटा है और कोई 60 से भी बड़ा है, ये नहीं होंगे आंसर भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो। मैं कह रहा हूं हर 3-4 साल में ये चीज आती है किसी ना किसी एग्जाम में घूम करके। नेक्स्ट, ये कह रहा है साइड ऑफ ए ट्रायंगल दे दी, ट्रायंगल बताओ क्या है, एक्यूट है, ओब्ट्यूज है, राइट है, इक्विलेटरल। देखो पहली बात तो इक्विलेटरल है नहीं, क्योंकि इक्विलेटरल में तो तीनों साइड होनी चाहिए थी बराबर, तो इक्विलेटरल तो होगी नहीं। हमने पढ़ा था, चलो मैं एक थ्योरी छोटी सी आपको बता भी देता हूं, बता भी रखी है मैंने। क्या बताया था, सी स्क्वायर इक्वल होता है अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो ट्रायंगल होती है राइट। वही सी स्क्वायर अकेला अकेला ये बाउजी बन जाए, अगर अकेले का ये बड़ा हो जाए, ये अकेला बड़ा हो जाए ना, तो ये हो जाती है जी ऑब्ट्यूज, क्योंकि एक साइड बड़ी होगी। और यही सी स्क्वायर छोटा हो जाए तो मैं बोलूंगा ये रह जाएगी जी एक्यूट, क्योंकि ये अकेली बड़ी नहीं है। तो इसको एक बार नोट कर लो, ताकि अब 2-3 क्वेश्चन आएंगे उनको आप कर सको। वैसे थ्योरी में पढ़ा रखा है। देखो भाई, जो सबसे बड़ी साइड है ना उसका स्क्वायर लो। अब देखो ये 10 का स्क्वायर होना चाहिए यहां, प्लस 20 का स्क्वायर, बताओ क्या होगा। ये 625 है, ये 100 प्लस 400 यानी ये 500 है। क्या आप कह सकते हो ये निशान ऐसा लगेगा? क्या आप कह सकते हो ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा? अगर एक बंदा बड़ा बाबूजी बन जाए तो वो हो जाती है ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी पहले वाले को ही क्लियर कर रहा है। नोट कर लो भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट फिर आ गया, फिर कह रहा बड़े वाला, तो हमने बताना है कौन सी होगी, इक्विलेटरल होगी नहीं क्योंकि तीनों बराबर नहीं हैं। तो मैं बोलूंगा सर जो ये 22 वाली ना इसका स्क्वायर कर दो, ये 10 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर जोड़ दो। हमें पता है 22 का स्क्वायर होता है 441, ये 10 का स्क्वायर 100 जमा 400 500। कौन सा बड़ा सर? ये। अगर हमारा छोटे वाला बाबूजी नहीं बनता, एक वाला बाबूजी नहीं बनता, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बराबर होता तो क्या हो जाता, राइट एंगल। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल स्पष्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या करें तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने सिखाए थे? बिल्कुल सिखाए थे। कैसे करने हैं एक एक बार दोबारा बता देता हूं। सबसे छोटे को पकड़ो, 7 को। कैसे बताया था सर? अगर ओड है मतलब उसका आधा नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, 7 स्क्वायर माइनस 1/2 करूंगा, 7 स्क्वायर प्लस 1/2 करूंगा। मैं बोलूंगा जी 24 और 25 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, या फिर आप पता है कैसे कर लो, इसको ना डायरेक्ट ऐसे लिखना चालू कर दो। अब 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 होगा, यानी एक 24 एक 25, यानी ये ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन हमें पूछ रखा है नोट। नेक्स्ट है जी 16 का क्या मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था कि 16 जो होता है, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है तो आपको इसका पहले आधा करना पड़ेगा। 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। तो 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 कर दो। तो अब बाय 2 नहीं करना,
तो 8 का स्क्वायर 64 में से एक गया 63 और 64 और एक 65, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखो जी 13, क्या मैंने आपको बताया था 13 का कैसे निकलेगा? 13 का आधा नहीं हो सकता तो स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 कर दो। 169, देखो जी 169 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 170, 170 का आधा 85 होता है और 168 जो माइनस हुआ तो 84 हो गया, ये भी ठीक है। तो बच गया सिर्फ यही ऑप्शन। अगर आपको नहीं अंदाजा तो निकाल भी लेते हैं, क्या क्या आएंगे देखो। 18 का क्या होगा, मैं बोलूंगा 18, 18 नहीं 18 है, 18 है, यानी 18 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर। ये थोड़ी सी हरियाणवी टोन है, निकलेगी भाई साहब ये तो। देखो 18 है तो मैं बोलूंगा इसका पहले आधा कर लो प्लस माइनस 1, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में से एक जाएगा तो 80 और 81 में एक जोड़ोगे तो 82 आएगा। देखो 80 है, 18 भी है, 82 नहीं है, ये नहीं है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि नोट ही पूछ रखा था इसलिए हमारा ये हो जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी हमारा पूरा का पूरा रिवाइज हो गया ना। करें आगे, देखो भाई कह रहा है इन विच ट्रायंगल द सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है जी सेम, सेम एक ही पॉइंट पे टकरा जाएं, यानी आपकी गाड़ी एक इस साइड से एक इस साइड से अगर दोनों की दोनों टकरा जाएं तो उसे बोलते हैं कोइंसाइड कर गई सर, एक्सीडेंट हो गया। मैं बोलूंगा सर सारी की सारी चीजें सेम ना उसी में होंगी जिसमें सारी की सारी चीजें सेम हों, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही वो ट्रायंगल है जिसमें सब कुछ सेम चलता है। अगर सारी चीज सेम चलेंगी यारो तो सारी की सारी चीजें सेम आएंगी भी। नेक्स्ट करें, इन अ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थ्योरी सारी की सारी रिवाइज होने लग रही है आपकी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, सरकम सेंटर बताओ क्या होगा। आप एक बात बता दो यार, छोटी सी मेरे को एक बात बता दो। आप कहोगे सर ये तो बड़ी बड़ी चीज है, एबीसी अगर नहीं दे रखा हो ना तो बी को यहां मान लो, नहीं दे रखा तो राइट सरकम सेंटर। क्या सरकम सेंटर ये पॉइंट होता कि नहीं, बिल्कुल पता है। और ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वाले पे होता है, ऑर्थो यानी हड्डी, यहां हड्डी होती है, यहां सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर ये होगा, यानी मिड पॉइंट ऑफ एसी, यानी ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा। एट अ पॉइंट बी, बी पे तो सर ऑर्थो सेंटर होगा, इनसाइड द ट्रायंगल कभी भी नहीं होगा राइट एंगल में तो, और आउटसाइड का तो मतलब ही नहीं बनता। तो आंसर क्या होगा, ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बना दो, और बोला क्या ऑर्थो सेंटर बताओ। तो ऑर्थो सेंटर सर जहां भी परपेंडिकुलर बनेगा वही होता है। अगर ए बी सी नहीं दे रखा कहां राइट एंगल है तो इसी को मान लेंगे बी, यानी एट पॉइंट बी हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। क्या हमने पढ़ रखी हैं चीजें, बिल्कुल मजा आ रहा है कि नहीं। पढ़ी हुई चीजें जब एग्जाम में ऐसे आएंगी ना आप बोलोगे भाई साहब मजा आ गया, मजा आ गया। देखो अब ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, बना दो सर। ओब्ट्यूज कैसे बनती है, ऐसे बनती है। और ओब्ट्यूज्ड एट एंगल बी, ओब्ट्यूज है एंगल बी पे, यानी बड़े एंगल कहां है, बी पे, ये भी हमने किया था। सरकम सेंटर पूछ लिया भाई, सरकम सेंटर पूछ लिया। सरकम सेंटर राइट एंगल में यहां होता था तो सरकम सेंटर निकल के यहां जाएगा, यानी कि नियर टू द लार्जेस्ट साइड, जो साइड के पास होता है वो सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर जो होता है वो लार्जेस्ट साइड के पास। और मैंने बताया था ऑर्थो सेंटर देखो यहां है तो ओब्ट्यूज में कहां निकल के इससे भी नीचे चला जाएगा, लार्जेस्ट एंगल के पास। ये इसका आंसर ये हो गया। तो नेक्स्ट यही क्वेश्चन है हमारा सेम कि ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ओब्ट्यूज्ड एट बी, यानी बी पे आपका ओब्ट्यूज है बड़े वाला एंगल। तो मैंने कहा कि ऑर्थो सेंटर बताओ, भाई साहब ऑर्थो सेंटर इस साइड आ जाएगा। ऑर्थो सेंटर को डिनोट करते हैं एच से, बताया था हड्डी। यार ये तो नियर टू द लार्जेस्ट एंगल है, ठीक है। बस ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि भाई मीडियन है एडी बीई और सीएफ, विच इज ट्रू। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अभी तक हमने किया नहीं था। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, कोई भी ट्रायंगल है उसमें साइड दे दे, उसमें हाइट दे दे, उसमें एल्टीट्यूड दे दे, उसमें मीडियन दे दे, कुछ भी दे दे, आपको क्या करना है, सी जो होगा लेस देन ए प्लस बी और ग्रेटर देन ए माइनस बी होगा, ये आपको लगाना है। यानी कि एक जो साइड होगी, एक जो मीडियन होगा, कुछ भी हो वो क्या होगा,
2 से छोटा होगा, यानी कि दो साइडों का सम या दो मीडियन का सम हमेशा तीसरे से छोटा ही होगा, तभी ट्रायंगल आपकी पॉसिबल हो पाएगी। अब मान के चलो ये क्वेश्चन हम ना करते, आप बोलते साइड का तो हमें पता, मीडियन का नहीं पता। अब भाई यहाँ मीडियन हो, यहाँ एल्टीट्यूड हो, यहाँ परपेंडिकुलर हो, यहाँ बाइसेक्टर हो, कुछ भी हो, आप क्या कहोगे? आंसर हमारा क्या रहेगा? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, point in the plane of a triangle which is at equal perpendicular distance from the sides of the triangle। कुछ नहीं करना, पहले तो बना दो ट्रायंगल। भाई थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आने वाले दो, ये जो मैं करवा रहा हूं, लेकिन मैं इनको ना इतना आसान बना दूंगा आपके लिए, आप बोलोगे वाह मजा आ गया। पहले ये देखो कहां से डिस्टेंस बराबर है, विच इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी बराबर है सर, तो गोला बनाना है, क्योंकि आर रेडियस बनानी है, तो रेडियस तो सिर्फ इतनी बनेगी। तो क्या ये हमारा इन सेंटर बनेगा? तो आंसर इन सेंटर होगा, वरना आप ना पजल हो जाते हैं। अगर आपको बोले कि कहां है परपेंडिकुलर से, तो आप बोलते यार परपेंडिकुलर से सरकम सेंटर बनता है, लेकिन ये सरकम सेंटर कतई नहीं आएगा। ये क्या नहीं आएगा? सरकम सेंटर नहीं होगा सर। ये आपका जो पूछ रखा है वो ध्यान देना, क्या पूछ क्या रखा है। बात समझ में आई कि नहीं? हमने क्या बोला? हमने बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर बराबर है ना, बराबर, तो आप उसको बराबर करके एक गोला मार दो। जहां आपका गोला लग गया और गोला में छेदा हो गया, सॉरी मैं कह रहा हूं सर्कल बन गया, और सर्कल जहां बन गया वही हो जाएगा। अगर सर्कल अंदर बना है तो इन सेंटर, और सर्कल अगर बाहर बनेगा तो सरकम सेंटर। देखो नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट इन द प्लेन ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इज एट इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस। आप एक बात बताओ यार, अगर ये जो डिस्टेंस है आपका किससे बराबर है? ये बराबर है। कौन सा बराबर है? ये बराबर है। कौन सा बराबर है सर? ये बराबर है। मैं बोलूंगा गोला बना दो जी, गोला। देखो अच्छा लगता बोलने में, मेरे को पता है सर्कल भी बोल सकते हैं, लेकिन देखो गोला आपने कभी खाया है? जब हम बुक्स वगैरह बेच के उस पे गोले पे अलग अलग कलर के वो भाई साहब छिड़क देते हैं, सिर्फ बर्फ के गोले पे, भाई जब मजा आ जाता है। और जब उसको चूसने के बाद, सारा रस निकालने के बाद, भाई साहब को बोलते हैं भाई साहब थोड़ा सा और रस डाल दो, मजा आ जाता है। तो गोला कहां बना भाई? बाहर, और गोला बाहर तो यानी सरकम सेंटर। बात समझ में आ गई? वरना आप पता है क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं इक्वल क्या? यहां से इक्वल है। अरे सर यहां से तो एंगल बाइसेक्टर बनता है, ये तो इन सेंटर हो जाएगा। नहीं, एंगल बाइसेक्टर की तो भाई साहब ने बात ही नहीं की। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बता रहा हूं ना, एग्जाम में आएगा सर, क्लियर कट आएगा। और आप सरकम की जगह इन सेंटर लगाओगे, इन सेंटर की जगह सरकम, थियरी में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार पढ़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे आज तो। H इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ABC। आप एक बात बताओ यार, अगर मैं बोलूं ABC का ऑर्थो सेंटर H है, ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर ऑफ HAC पूछ लिया, HAC, तो जो बच गया वही तो इसका ऑर्थो सेंटर बच गया। बच गया क्या? B। तो आंसर क्या हो जाएगा? B ऑर्थो सेंटर हो जाएगा HAC का। क्यों? क्योंकि हमें पता है इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। अगर ये एंगल आपका x है तो ये 180 माइनस x यही होगा, तो इसलिए इसका ऑर्थो सेंटर यही होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आप इतनी शानदार तरीके से थ्योरी पढ़ के आए ना, आज मजा आ गया। देखो भाई, टू मीडियंस हैं AD एंड B। क्या मैंने आपको बताया था? अगर मीडियंस दे दो तो ऊपर से नहीं डालने। आप कहोगे AD यहां से डालूंगा, B नहीं, आप A यहां ले लो, B यहां ले लो, ठीक है, और C फिर अपने आप यहां बन जाएगा। एक होता तो ऊपर से डाल देते, दो है तो नीचे से डाल लेंगे। आपकी ट्रायंगल उसी हिसाब से शिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शिफ्ट। अगर बताओ यार मीडियन है, तो क्या आपको पता है कि मीडियन की क्या खासियत होती है? मीडियन साइड को 2:1 में बांटते हैं। यहां 2 होगा, यहां 1 होगा, यहां 2 होगा, यहां 1 होगा, है ना। एक बात बताओ, AD और BE, AD की लंबाई जो है ना, क्या क्या दिया है ये देख लो पहले ध्यान से। कह रहा है इंटरसेक्ट करते हैं G पे, यानी ये पॉइंट जो है आपका G है। अगर ये राइट एंगल पे मारते हैं तो ये राइट एंगल हो गए दोनों। अगर ये राइट एंगल है तो क्या मैं कह सकता हूं ये भी राइट एंगल, ऊपर का वाला भी और ये वाला भी राइट एंगल। पूछा क्या? ADB को देके BD,
सर ये बीडी पूछा, ये जो सांप बनाया, ये आपके दिल की धड़कन यहाँ रुकी हुई है बीडी पे। यानी अगर मेरे को ये पता हो और ये पता हो, निकाल दूंगा ये बिल्कुल। आप बोलोगे सर ये तो बीई की वैल्यू टोटल 12 है, 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 12 यानी 3 चौक 12, तो 2 चौक ये क्या होगा 8, ये 8 और ये 4, उसका तो काम ही नहीं है। इसमें भी 2 और 1 3 है ये, यानी 3 की वैल्यू 45 है, यानी 15 से गुना, तो 15 दूनी 30 और 1 गुना 15 ये आ जाएगी जी 15। ये बात समझ आई, क्योंकि इसका काम नहीं था। मैं बोलूंगा सर ये तो 8 15 और राइट एंगल ट्रायंगल है, सामने वाली तो सबसे बड़ी होगी, और हमें पता है 8 15 में सबसे सामने वाली क्या होती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 17, तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 17। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारा, एक बार और देखेंगे। दोबारा बता दूं, दोबारा बता देता हूं, दोबारा बता देंगे भाइयों, आपके लिए दोबारा बता देंगे। देखो मैंने बोला कि एडी और बीई को पहले तो ऐसे लिखो, फिर हमने बोला कि भाई जी बीच में है, अगर जी है ना सॉरी, अगर जी बीच में है तो ये 2:1 में बांटेगा, यहां से भी 2:1 होगा। अगर भाई साहब ये पूरी की पूरी एडी 45 है तो 3 पंजे 15, 3 गुना 15 क्या होगा 45, तो 15 दूनी 30 ये होगा, 15 एकम 15 ये, इसका काम नहीं है तो मैंने लिखी नहीं, तो 15 लिख दी। दूसरा जो है 2:1, 3 की वैल्यू 12 है, 3 चौक 12, यानी ये 4 दूनी 8 होगा और ऊपर वाला 4 होगा, उसका काम नहीं तो लिखा नहीं। क्लियर? तो मैंने बोला ये तो 8 15 और सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी 17, क्योंकि आप एक बात बताओ यार, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक 8 है एक 15, तो तीसरी 90 के सामने वाली तो होती है सबसे बड़ी 17, यहां दिख नहीं रही होगी लेकिन फिर भी हमें करनी है। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो सर, पेपर में भी कभी भी टपक सकता है क्वेश्चन। करें आगे, चलो। कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी, यहां लगा देते कोमा, राइट एंगल एट ए। वाह क्या बात बोली, अगर नहीं दे रखा होता ना राइट एंगल एट ए तो हम बी पे मान लेते, यहां दे रखा है तो मान लो ए पे, या आप ए बना दो और इसको बी बना दो, इसको सी बना दो, राइट एंगल कर दिया ए पे। ए बी दे दी हाफ बी सी, ए बी जो है बी सी का आधा है, बीसी को अगर मैं पहले ही 2 मान लूं, देखो इस बीसी को, ए बी जो है आपका क्या है हाफ ऑफ बीसी, अगर मैं बीसी को पहले ही 2 मान लूं तो 2 से 2 कट जाएगा, ए बी क्या आ जाएगा 1, ए बी क्या आ गया 1। आप एक बार है ना अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या मैंने ये ट्रायंगल आपको बताई थी? 30 डिग्री हो तो 30 के सामने 1, 90 के सामने 2 और 60 के सामने क्या होता है √3, यानी कि 30 डिग्री के सामने क्या होता है 1। तो एंगल सी पूछ लिया जी, एंगल सी क्या होगा भाई, 1 के सामने 30 डिग्री होता है। भाई ये मत बोलना कि बताया नहीं था, बिल्कुल बता रखा है, और 60 के सामने ये बताया था √3 बताया था मैंने। तो भाई साहब ये भी बताया था आपको कि अगर 45 हो ना, 45 तो ये 1 1 √2, ये तो बिल्कुल लास्ट क्लास में ही बताया था, मेरे को याद आ रहा है। कर लो भाई कर लो, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे कि नहर में पानी, और आपको डुबकियां ऐसे लगानी है इन क्वेश्चंस में जैसे आप उस नहर में लगाते हो। तैरना सीख लीजिए इन क्वेश्चंस पर, क्योंकि अब हमें नई छलांग लगानी है, और छलांग हम ऐसे वैसे नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ऊपर पुल से कूद कर लगाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कुछ भाइयों को समझ ना आया तो मैं बोलूँगा सर ये 90, ए बी इक्वल्स टू हाफ बी सी, बी सी को ही 2 मान लूँ तो ए बी 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। मेरे को पता है भाई 90 के सामने 2, तो 30 के सामने ही तो होता है ये 1, तो ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, एडी इज द मीडियन विच इज हाफ ऑफ बीसी। देखो वही दे दिया, एडी इज द मीडियन विच इज हाफ ऑफ बीसी। अब की बार मैं बीसी को 2 मान लूंगा, एडी आपका 1 आ जाएगा। तो कर लो सर, अगर 1 की बात की है ना, अगर की है बंदे ने 1 की बात, तो ऊपर ही क्या मान लो, एडी मीडियन है, ए डी सी, ऐसे ऐसे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अगर मीडियन है तो AD ये हो गया। मीडियन का मतलब सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में। एक बात बताओ यार, BC अगर मैं 2 मान लूं, BC आपकी 2 और बराबर हिस्सों में बटी हुई है, यानी 1 और 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये मीडियन है। और AD दे दिया 1, AD दे दी 1, ये भी 1 दे रखी है क्वेश्चन में। AD कह रहा है कि फाइंड एंगल ACB। वाह, एंगल ACB पूछ लिया, BAD की वैल्यू 30 डिग्री। BAD ये आपका दे दिया 30 डिग्री, पूछ लिया ये एंगल। छोटे भाई अगर आप शुरू से जुड़े हुए ना, तो आप एक बात बता दो मेरे को। मैंने आपको ये बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में कि अगर यहाँ 90 होगा तो ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं, बीच में जाए तो यानी जहां दो ये बराबर रखे हों इनके सामने 90 बनेगा। तो ये दोनों सेम, ये भी सेम, ये तीनों सेम हो गए तो दो के सामने 90 यानी ये पूरा 90। एक बात बताओ यार, ये पूरा 90 है, ये 30 है, तो क्या ये एंगल 60 होगा? बिल्कुल होगा। और इसी ट्रायंगल में एक और फॉर्मूला लग गया कि ये वाली और ये वाली साइड बराबर हैं, यानी इसके सामने 60 है तो इसके सामने भी क्या होगा? 60। बहुत ही ज्यादा उम्दा टाइप का क्वेश्चन, लिख दो भाई, उम्दा प्रकार का सवाल। भाई मेरा तो पर्सनल फेवरेट है। अगर आप खुद निकालोगे ना इसको, इतनी बार कंफ्यूज होगे जितने कंफ्यूज आप 11th 12th में नहीं हुए थे कि मैं मैड लूं या नॉन मैड। फिर आपने आर्ट्स ले ली होगी, मेरे पास तो नॉन मैड थी। ठीक है, देखो एक बार और करवाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें क्लियर कर रहा है ये क्वेश्चन। कह रहा है देखो AD मीडियन है, मीडियन का मतलब बराबर हिस्सों में। अगर AD जो है हाफ ऑफ BC है तो BC को क्या मान लूंगा मैं? 2। BC मान ली 2 तो 1 1 में बट गया तो AD अपने आप 1 हो जाएगी। AD अगर 1 हो गई तो ये मैंने लिख दी 1। मेरे को पता है इस वाले लॉजिक से कि भाई 1 1 1 तभी होती है जब ये सामने वाले, ये 2 है ना, 2 के सामने 90 हो। तो इस 2 के सामने ये वाला आपका हो गया 90। अगर ये 90 है तो मैं बोलूंगा ये 30, तो ये 60 रह गया। पूछ रखा ये एंगल, तो आप ये मत बोलना है ये 60 है और ये 90 बना के बोल दे यहाँ 30। मैंने कर रखा है ये गड़बड़ी नहीं करनी। आप बोलोगे भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हैं और ये वाली साइड बराबर है तो इसके सामने 60 है तो इसके सामने भी 60 होगा। क्वेश्चन बोल सकता था ये वाला एंगल भी, तो मैं बोल देता ये एंगल 60 डिग्री होगा और पूछ सकता था DAC ट्रायंगल क्या होगी, तो DAC ट्रायंगल आपकी इक्विलेटरल हो जाती। क्या हो जाती? इक्विलेटरल ट्रायंगल। पूछा नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपको मेंशन जरूर करके चलना है कि ADC इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि पूछ सकता है आने वाले आप वाले एग्जाम में। करें आगे नेक्स्ट। भाई ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन हमने खड़े खड़े बना दिया, सॉरी बैठे बैठे ही बना दिया है। चलते चलते चलो भाई, कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। कुछ मत करो, जो दे रखा है वो लिख दो, जो दे रखा है वो लिख दो और बना दो। भाई B ये है और ये A हो गया, ये C एंगल हो गया। एंगल C इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंगल C क्या हो गया? 30 डिग्री। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। भाई साहब D तो मिड पॉइंट दे दिया, अगर मिड पॉइंट है तो ये सारे बराबर हो जाएंगे। अगर मिड पॉइंट है और AB की वैल्यू 9 है, आप एक बात बताओ ये 9 है, ये सरकार ये 9 दिया है और BD पूछ लिया, BD बताओ क्या होगा? यार मेरे को पता है, ये जैसे ही 30 दिया ना तो मेरे को पता है 30 के सामने क्या होता है? 1। 90 के सामने क्या होता है? 2। तो 1 की वैल्यू 9 है तो ये 2 की वैल्यू 18 हो जाएगी। आधा आधा बटा यानी ये 9 तो ये भी 9 आ जाएगा। कितना बढ़िया सवाल है यार। BD की वैल्यू क्या आ गई? 9। मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस आपको ना पेपर में क्या कहीं बुक्स में भी देखने को नहीं मिलेंगे, इतने बढ़िया क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। यहां आपकी दो दो चीजें क्लियर हो गई कि 30 के सामने आपका 9, 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2। अगर ये 9 है तो ये 18 हो गया, 18 यानी कि 9 9 में बट गया, ये 9 और 9 है तो ये भी आपका 9 हो गया। यही पूछ रखा है BD की वैल्यू 9। क्लियर? करें नेक्स्ट। बढ़िया। फिर आई है एक और दरकार आपके पास सरकार, इन अ ट्रायंगल ABC लगा दो कोमा, वरना हो जाओगे आप राइट एंगल्ड एट B।
बनी नहीं राइमिंग, क्या करूं, मुंह छुपा के भागना पड़ रहा है। ए बी सी राइट एंगल एट बी, कह रहा है एंगल सी इक्वल्स टू 30, बना दो भाई 30। कह रहा है कि डी इज द परपेंडिकुलर एट ए सी, अब की बार थोड़ा सा खेल कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है। अगर भाई परपेंडिकुलर है ना, हमने सारी की सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, रिकैप करवाऊं उन सारी चीजों का, करवा दूंगा, चलो क्वेश्चंस के साथ साथ करते हैं। ए बी दे दी 10, आप बताओ ए बी अगर 10 है, 30 के सामने 10 है, यानी एक की वैल्यू 10, तो ये दो की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, यानी ये पूरा हो जाएगा 20। पूछा है एडी, भाई ये एडी पूछ लिया, क्या मैंने बताया था एडी क्या होता था, इसका स्क्वायर बाय एसी, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बताई थी कि नहीं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर अपॉन 20 पूरा, 10 का स्क्वायर 100/20, कोई भी बता देगा 5 होता है, आंसर 5 आ गया। बताया था ना कि ये जो एडी होता है ना, इसके पास देख लो कौन है, ये इसका स्क्वायर बाय ये 20 हो गया बस। ये अगर पूछ लेता तो मैं बोलता इसके पास क्या है ये, तो इसका स्क्वायर बाय में ये पूरा हो जाता है ना। लेकिन अभी आप यही नोट करो, ज्यादा चीते नहीं बनते हैं। चीता तो देखो जी आप बन चुके हो, रोके से भी नहीं रुक रहे हो। इन अ ट्रायंगल ABC लगा दो कोमा, राइट एंगल एट बी, बना दो जी बना दो, राइट एंगल एट बी, बी ये हो गया, ये हो गया, ए और सी। माइक चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। डी इज द परपेंडिकुलर एट AC, भाई परपेंडिकुलर दे दिया, ये परपेंडिकुलर है। हमें दे दिया AB 15 है, ये 15, BC 8 है, BC 8, क्या 8 15 का 17 होता है, गली के बच्चे को पता लग गया है 8 15 17 होता है। CD पूछ लिया जी, CD, अरे सर अभी बताया था CD क्या होगा, CD के पास क्या है बेस, यानी कि B का स्क्वायर अपॉन H, तो मैं बोलूंगा बेस क्या है 8, 8 का स्क्वायर अपॉन 17, यानी 64/17, कहीं है क्या, बिल्कुल है। आज का पेपर, आज के आंसर बिल्कुल TCS कंपनी ने बना रखे, हमने बना रखे, इसलिए सारे के सारे ऑप्शंस आपके हैं अवेलेबल। और दारू लगती है अच्छी ब्लैक लेबल, ये बातें आपको अभी नहीं करनी है, अभी नहीं करें। देखो हम कहेंगे ये 15 है, ये 8 है, और वो क्या हो जाएगा 17। अगर हमें ये निकालना है तो मैं बोलूँगा इसके पास में 8 है, 8 का स्क्वायर अपॉन 17, यानी कि 64/17। नेक्स्ट, सारे के सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। आप जितने 5-6-7 फॉर्मूले बताए थे ना मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल के, वो सारे के सारे क्लियर कर देगा ये। नेक्स्ट बताओ क्या बताया, वही इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, तो बी पे राइट एंगल बना दो, ये ए हो गया, ये सी हो गया। सर एक छोटी सी बात मेरे को बताओ कि डी परपेंडिकुलर एट AC है, बना दो सर बना दो। AB 7 है, ये 24 है, तो क्या ये 25 होता है, याद किया था 7, 24 और 25, ये हमने पिछली सारी क्लासेस में कर रखा है। फाइंड BD, ओहो BD पूछ लिया, तो BD क्या होगा, BD होता जी परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 7 × 24/25, नीचे 25 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, और ऊपर 7 चौक 28, आखिर में 8 का आएगा, वो भी इसी में है, तो आंसर हमारा यही हो गया। करके देख लेना, कैलकुलेशंस हो जाएगा, बता रखा है फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है जी। जितनी आसानी से ये हो रहे हैं ना, ये तभी हो रहे हैं जब आपने T4 थ्योरी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि यार ये अगर परपेंडिकुलर लगे, ये आपका परपेंडिकुलर, तो इसका और इसका रेशियो क्या होगा, इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर। क्यों, इसकी वैल्यू क्या थी, इसका स्क्वायर अपॉन पूरा, इसकी वैल्यू क्या थी, इसका स्क्वायर अपॉन पूरा, तो इसका मतलब AD अपॉन CD, ये अगर आप A मानते हो, ये D है और ये C है, ये आपका B है, तो AD अपॉन CD क्या था, AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर कट फॉर्मूला बता रखा है सर। AB दे रखा 7 और BC दे रखा जी 24, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 7/24 का स्क्वायर, 7/24 का स्क्वायर। कौन सा आंसर है, 49/576। एक क्लास में आपकी स्क्वायर्स की और
क्यूब की लूंगा, उसी में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी बताऊंगा। देखता हूं, मैं बता दूंगा कौन सी क्लास लूंगा, उसमें सारी चीजें बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो हो गए क्लियर, ये समझ में आ गया। 49/5 सेंट बिल्कुल डायरेक्ट किए थे सर, अगर आपने पिछली क्लास की होगी ना आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। आज की क्लास का समापन करते हैं यहीं पर, सिर्फ एक या दो मैक्सिमम क्लास और लूंगा, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स को बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को करता हूं बड़ा। भाई मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या मांग रहा हूं ना, आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम मांग रहा हूं, जो सबसे ज्यादा कीमती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा बैच जो है सॉरी, कि हमारा बैच फ्री में है। भाई फ्री नहीं है बिल्कुल, हमारा बैच आपका टाइम मांगता है, और आपका टाइम मोस्ट वैल्यूएबल फॉर मी है। ठीक है, तो आप प्लीज अपने इस टाइम को मेरे को दो। मैं आपके इस वैल्यूएबल टाइम को बिल्कुल प्राइसलेस ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी अंकित नहीं। भाई इतने शानदार क्वेश्चन इतने बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ एक दो क्लास ही और दरकार है। और मैं कह रहा हूं फिर सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स का कहीं से भी क्वेश्चंस आप ले आना, कहीं से भी, मैं कह रहा हूं आप मुंह जुबानी कर दोगे। तो चीजों को अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़िया खाते रहिए, बढ़िया पीते रहिए। सीपीओ की तैयारी, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको ना सीपीओ में फिजिकल तक क्लियर करके आगे तक जाना है, तो भाई यार सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ लो। रात को आप 12-1 बजे भी सो रहे हो तो सुबह उठ सकते हो आप 6-7 बजे, थोड़ा सा 30 से 45 मिनट की वॉक कराओ। ठीक है, ताकि अभी आप चीजों में क्या हो जाओगे, जो ये रफली चीजें होती है ना प्रैक्टिस वाली, आप प्रैक्टिस कर लोगे उन चीजों की। एक बार चीजों की प्रैक्टिस होगी फिर है ना, जैसे ही एग्जाम वो फिजिकल पास में आए, आप थोड़ी से अच्छे से रेस मारने लग जाओगे। ठीक है, तो रेस लगाते रहें, वॉकिंग करते रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहें। मैं आपका भाई अंकित आपके साथ बना हुआ हूं, और आगे के लिए जब तक आप हैं तब तक मैं आपके साथ हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स की, और अर्थमेटिक में हमने एवरेज कर दिया स्टार्ट। जिस भाई ने भी एवरेज की पहली क्लास ना देखी हो प्लीज जाकर देखिए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप एक बार क्लास देखिए और अपने सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस में ना धुआं उठ रहा है, धुआं। तो प्लीज आप क्लासेस को करिए। मैं आपको अगली क्लास में मिलता हूं। नेक्स्ट क्लास तक आपके लिए आपका बड़ा भाई, बाय बाय।